सोनम वांगचुक के समर्थन में लोग संसद मार्च करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पर? इससे न्याय मिलेगा क्या आम लोगों को? न्याय कितना मिलेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन न्याय की उम्मीद बनेगी, सरकार पर दबाव बढ़ेगा और लोगों का सड़कों पर उतरना, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना, यह इस लोकतंत्र को और जो राजनीतिक आजादी हमें 1947 में मिली है उसको बरकरार और मजबूत रखने के लिए ऐसे प्रदर्शनों का होना, लगातार होना बहुत जरूरी है। आप गौर कीजिए 1947 में कितने संघर्षों के बाद, कितने शहादत के बाद हमें एक राजनीतिक आजादी मिली। पहले अंग्रेज हमारे मुख्य शासक हुआ करते थे, अब हम लोग खुद चुनते हैं और भारतीय हमारे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, भारतीय होते हैं तो, और उन्हें खुद हम लोग चुनते हैं। तो लोकतंत्र मिला, हमें आजादी मिली। ये लोकतंत्र और आजादी दो ऐसी चीज हमें मिली है जो देश के सभी नागरिकों को, जिसे बचाने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए कम से कम 5% रुचि राजनीति में लोगों को लेनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक सजग नागरिक को कम से कम। और अगर नहीं लेंगे तो अभी जो आप हाल देख रहे हैं कि लोकतंत्र पर तानाशाही हावी हो रहा है। एक समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अभी अमेरिकी उपनिवेश बनने की स्थिति हमारी बनती जा रही है। अमेरिका व्याकुल है कि किसी तरह खाद्य पदार्थों के जो आयात का, अमेरिकी खाद्य पदार्थों के जो आयात का व्यापारिक संधि है उस पर किसी तरह भारत साइन कर दे और एक तरह से भारत को अमेरिकी उपनिवेश बनाने की स्थितियां शुरू हो जाए। तो अगर इस आजादी को और इस लोकतंत्र को बचाना है तो उसी प्रकार से इसका ख्याल कम से कम 5% हर एक नागरिक को राजनीति में रुचि रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे कोई दादा परदादा पुरखों की जमीन जायदाद मकान होता है तो अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह खत्म हो जाएगा। जैसे कोई सरकारी भवन, कोई पुल, कोई ऐतिहासिक धरोहर हमारा है तो उसको अगर मरम्मत बीच बीच में नहीं होगा, टूट फूट जब होगी तो वह गिर जाएगा, हम खो देंगे उसे। उसी तरह आजादी को और लोकतंत्र को जो हमें 1947 में मिला है उसे बचाए रखने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि लोग कम से कम अपनी अन्य समस्त जिम्मेदारियों के साथ साथ इसे भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए 5% समय अपने जीवन का राजनीति में रुचि रखकर, सामाजिक कार्यों में रुचि रखकर इसे मजबूत बनाने और बचाए रखने में करें। और इसलिए मैं सबों से अनुरोध करता हूं, और लोहिया जी कहा करते थे कि अगर सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो यह संसद जो आवारा हो चुकी है, तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए लोगों का सड़कों पर उतरना जरूरी है। और मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जिन जिन से संभव हो सके 20 तारीख को दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर से संसद तक के मार्च में भाग ले, हिस्सा ले। सर, जापान के पूर्व मंत्री भारत पर आरोप लगाया है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसमें जानबूझकर भारत लापरवाही कर रहा है। और उसका आरोप यह है कि जापान से बात तय हुई थी सिग्नल सिस्टम लेने के लिए, ट्रेन का सेट लेने के लिए, जो भारत वादा खिलाफी करके यूरोपीय देशों से लेने का काम करेगा। क्या कहेंगे इस तरह के
आरोप पर जो जापान ने लगाया है। देखिए, ये बुलेट ट्रेन वाली जो बात है, ये कोई जापान से जो समझौता हुआ था बुलेट ट्रेन के लिए, ये कोई 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले की बात नहीं। जब मुझे लगता है ये जो 2000 वर्ष शुरू हुआ है, अभी हम 2026 में हैं, तो उससे भी पहले जब 1995 या 2000 के प्रारंभ के ही समय में, मतलब कम से कम 25 साल पहले की बात, जब बुलेट ट्रेन समझौता, या कम से कम 20 साल तो निश्चित तौर पर, कि जापान के साथ समझौता हुआ बुलेट ट्रेन और अन्य जो मामले रेलवे से जुड़े, सिग्नल से लेके अन्य इक्विपमेंट्स, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में काफी उन्नत माना जाता है और रेलवे को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, बुलेट ट्रेन ही नहीं, अन्य अभी जो रेलवे चल रहा है उसको ही और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, कि दुर्घटनाएं ना हो, समय पर ट्रेनें चले, उसमें और मॉडर्न फैसिलिटीज आए, उसका नियंत्रण कंट्रोल सिस्टम और अच्छा हो, इसके लिए कई टेक्नोलॉजीज और लगाए जाने की जरूरत है। जापान चूंकि टेक्नोलॉजी में आगे है तो भारत ने उसको प्राथमिकता के तौर पर चुना था, लेकिन बातें तो बाद में बदल गई। बातें इसलिए बदल गई कि जो मैंने चर्चा की थी कि पिछले कुछ वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति ऐसी रही है कि उसका परिणाम जो हुआ है, वह परिणाम यही हुआ है कि अमेरिका के ट्रंप जो बोलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वह हमारे देश को सुनना पड़ता है। तो अगर ट्रंप बोल देते हैं कि तेल अभी रूस से नहीं खरीदो, कम खरीदो, तो हमें सुनना पड़ता है। खुद विदेश मंत्री स्वीकार कर ले रहे हैं कि भैया आपने ही परमिशन दिया था, तब हमने तेल लिया था, और तब क्यों हमारे जहाज पर बम गिरा दिया, मिसाइल गिरा दिया। तो इस प्रकार की परिस्थिति सरकार के बयानों से, विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री के बयानों से जाहिर होता है कि वो जहां से बोलता है अमेरिका, ट्रंप, वहीं से हम चीजें खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। तो जापान से हमने अपनी प्राथमिकता के अनुसार तय किया था टेक्नोलॉजी उसका देख, लेकिन अब अन्य यूरोपीय देशों से खरीदना पड़ रहा है क्योंकि ट्रंप का प्रेशर आ रहा है, सिग्नल आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, तो वो जिधर से बोल रहा है उधर से खरीद रहे। सर, सुनने में आया है कि हेग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां अब इंडियन न्यायाधीश नजर नहीं आएंगे। देखिए, सिर्फ यही एक बात नहीं, मैंने तो आपको कहा विदेश नीति के मामले में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, मोदी जी के द्वारा ट्रंप के पक्ष में अमेरिका जाकर प्रचार प्रसार करके ट्रंप को जिताने में सहयोग करने के बाद से उल्टे ट्रंप ने हम लोगों का मोदी जी के माध्यम से गला दबा दिया है। तो अब वैश्विक स्तर पर जहां जो हमारा वर्चस्व था उसमें दरारें पड़ रही है, वह टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सर, इसरो का खबर यह है कि लगभग 120 वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और वहां के पदाधिकारीगण इसरो को छोड़ दिए। देखिए, इसके कारणों को मैं नहीं जानता, लेकिन जो लंबे समय से सरकार और इसरो के बीच संबंध चला आ रहा है, कोऑर्डिनेशन चला आ रहा था, वह इस प्रकार था कि वैज्ञानिकों पर सरकार की तरफ से कभी कोई दबाव नहीं रहा। जैसे अन्य ऑटोनोमस बॉडीज, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, इन सारे जो स्वतंत्र संवैधानिक बॉडीज हैं भारत के, उनमें सरकार हस्तक्षेप ना के बराबर करती रही थी, ऐसा कहा भी जाता था। कुछ हस्तक्षेप पहले की सरकारों में भी हल्का फल्का रहा किया है,
लेकिन उतना नहीं रहा। लेकिन अभी के समय में वह हस्तक्षेप ऐसा बढ़ गया कि आम जनता में भी यह संदेश चला गया कि इस प्रकार की स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही है, मोदी जी के इशारे पर काम कर रही। तो इसरो, जिसको कि कभी दबाव में नहीं रखा गया, अन्य कुछ संस्थाओं पर तो प्रीवियस सरकारों ने भी हल्का फल्का हस्तक्षेप रखा था, लेकिन इसरो पर, वैज्ञानिकों पर कभी कोई दबाव, कभी कोई नियंत्रण का प्रयास नहीं किया गया। उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और विवेक के अनुसार निर्णय लेकर भारत के टेक्नोलॉजीज में जितना ज्यादा इजाफा संभव हुआ उसके अनुसार बजट बना करके सरकार को दिया और वह बजट अलॉट हुआ और उसके अनुसार काम चला और हम लोग अच्छे विकास की दिशा में उस क्षेत्र में जा रहे थे। लेकिन मैं नहीं जानता इसरो में वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी संख्या में क्यों अचानक से छोड़ दिया, लेकिन इस सरकार की कार्यशैली को देखने के बाद तो यही महसूस होता है और शंका होती है कि इसरो में भी सरकार ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। तो अब बाधित करेंगे वैज्ञानिकों को तो वो तो भागेंगे ही, तो संभावना तो मुझे ऐसी ही लगती। सर, बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हैं, भाजपा से सीधी लड़ाई में लगे। इसी बीच आरजेडी के एक बड़े नेता मृत्युंजय तिवारी पार्टी छोड़कर बाहर हो गए, क्या कहेंगे आप? तो कई पार्टी के लोग इधर से उधर जा रहे हैं, चुनाव के समय साधारणता ऐसा होता है। और भाजपा की सरकार जब से है तब तो सभी पार्टियों से लोग, जीते हुए सांसद टूट टूट कर भाजपा में जा रहे हैं। तो राजनीति अगर स्वार्थ के आधार पे चल रही है, स्वार्थ अगर वहां प्रथम है, लोग स्वार्थ पहले देख रहे हैं, तो इस तरह की चीजें सरकार के पक्ष में, सरकार में जो पार्टी है उसके पक्ष में होती हुई दिखेंगी। यह सामान्य बात है। आप तो कह रहे हैं कि आपको जो दिख रहा है और बहुत कुछ जो नहीं दिख रहा है वह भी होगा। अभी जो दिखता नहीं है, जो आपस में WWE में आपने देखा, टेलीविजन में दिखाते हैं, फाइट चल रहा है, उसमें बहुत सारे मैक्सिमम फाइट सेट रहते हैं, कौन किसको मारेगा, कौन गिर जाएगा, बिल्कुल लगेगा हार गया और फिर उठ करके जीत के जब बाजी सट्टा लगा दिया जाएगा, बोलियां लगा दी जाएंगी, उस पर जीत रहे पहलवान पर, तो अचानक से गिर चुका पहलवान उठ करके दूसरे पहलवान को गिरा देगा। तो अब यह सट्टा बाजार की तरह हो गया। राजनीति भी धीरे धीरे, जैसे क्रिकेट पहले होता था, एक देश दूसरे देश से खेलते थे, ऐसा लगता था राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी बात, धीरे धीरे मनोरंजन के साथ साथ वह राष्ट्रीय स्वाभिमान हट करके सट्टा बाजार की तरफ चला गया मामला। उसी तरह राजनीति भी अब सट्टा बाजार की तरफ बढ़ रही है। और ऊपर से जो इधर उधर कूद रहे हैं लोग वो अलग बात, भीतर से भी कई प्रकार की सेटिंग होगी और हो रही है और चल रही है, जिसका परिणाम तो होता है लेकिन सामान्य लोगों को पता नहीं चलता। तो इस तरह आम जनों को राजनीतिज्ञ मिलकर ठग रहे हैं। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी इस ठगी के खिलाफ एक ईमानदार और अच्छी राजनीति को फिर से देश में स्थापित करने के उद्देश्य से सक्रिय हो रही थी। दुर्भाग्य है हमारा कि बांकीपुर में जो हम लोगों ने लोकतंत्र के प्रयोग के तहत पटना जिला के 302 पार्टी सदस्यों का गोपनीय वोट करके सबके सामने गिनती करके 4 आवेदकों में से एक ग्रेजुएट ऑटो चालक को, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला पार्टी सदस्यों का, उसको उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। लेकिन आगे हम लोग आगे के चुनाव में अच्छा करेंगे, हम लोग तैयारी करेंगे और तब अच्छी राजनीति को लेकर समाज में एक बार फिर से उतरने का प्रयास करेंगे। चुनावी राजनीति में भी अच्छी राजनीति को लेकर उतरने का प्रयास